नमस्कार, मेट्रो संगम देख रहे हैं आप। मैं हूं राम मोहन शर्मा। मुंबई के विवादित कैंपा कोला कंपाउंड में अवैध फ्लैट्स को गिराने की मियाद करीब आ रही है। इसके साथ ही इस कंपाउंड में रहने वालों की बेचैनी भी बढ़ रही है। पूरे कंपाउंड में तनाव का माहौल है और लोग गहरे सदमे में हैं। मुंबई से आरती कतीरा बता रही हैं ऐसे ही कुछ परिवारों की आप बीती। नई सरकार आने पर पूरे देश में अच्छे दिन आने की बातें हो रही है, लेकिन मुंबई के वर्ली इलाके में कैंपा कोला कंपाउंड के 104 परिवारों के लिए एक दिन एक महीने के बराबर बीत रहा है। कैंपा कोला कंपाउंड में रहने वाले चावला परिवार को दोहरी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहां रहने वाले चावला परिवार को 31 मई तक फ्लैट खाली कर चाबी बीएमसी को देनी है। बरसों से बसा बसाया घर उजड़ने का सदमा इतना था कि परिवार के मुखिया चक्रवर्ती चावला को दिल का दौरा पड़ गया। परिवार को एक ओर सर पर छत तो दूसरी ओर परिवार के मुखिया की सेहत सता रही है। इसी कंपाउंड में रहने वाले करण सेठिया भी भारी तनाव में हैं। करण फ्लैट बचाने की चिंता से करियर पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि सुनंदा वर्मा जैसे लोग भी हैं जो आखिरी घड़ी तक फ्लैट बचाने में जुटे हुए हैं। हमारे फादर 84 इयर्स के, उनको 2-3 दिन पहले एक स्ट्रोक हुआ है। ही इज इन अ फेयरली क्रिटिकल कंडीशन एंड दिस इज टू बी ब्लेम्ड टोटली फॉर इट। करियर स्टेज पे रहना चाहिए था, बट अभी 2 साल तक कंपाउंड घर बचाने के अलावा और हम लोग कुछ काम नहीं कर रहे। अपना घर चिंता देख लोग इस कदर मायूस हो गए हैं कि उनका भरोसा ही उठ गया है। सरकार, मंत्री, सांसद और विधायक कोई भी मदद नहीं कर रहा है। उनके हिस्से में केवल झूठी संवेदनाएं ही आई हैं। हम तो लड़ते रहेंगे, हम इधर नहीं रहेंगे तो चलो पुलिस स्टेशन जेल भर देंगे और क्या होगा, या हम नीचे आके घर बांध लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की कैंपा कोला के बारे में और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि कानूनन बनाकर इनको सुरक्षा देनी चाहिए थी। अगर बोले अभी तो वक्त नहीं कानून बनाने के लिए। कैंपा कोला सोसाइटी की कुछ इमारतों पर तय सीमा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन का आरोप है। राज्य सरकार और बीएमसी के पास अवैध कंस्ट्रक्शन को नियमित करने का अधिकार है, लेकिन राज्य सरकार और बीएमसी दोनों ही इस पर कोई फैसला करने को तैयार नहीं है। आरती कतीरा, जी मीडिया, मुंबई। और ब्लैक मनी पर सख्त रवैये की नीति के तहत नई सरकार भारत और मॉरिशस के बीच डबल टैक्सेशन अवॉर्डेंस एग्रीमेंट की समीक्षा करेगी। जी मीडिया की खबर के मुताबिक वित्त मंत्रालय विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज के संदिग्ध सौदों पर नकेल कसेगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार की सिंगापुर और मॉरिशस जैसे देशों से आने वाले एफआईआई निवेश पर कड़ी नजर है। सीईपीए से जुड़े देशों से बड़े पैमाने पर कालाधन आने की जानकारी मिली है। वित्त सचिव अरविंद मयाराम ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को प्रस्ताव भेजा है कि देश में कुल एफआईआईज का 33% निवेश सिंगापुर और मॉरिशस रूट से होता है। और काले धन पर एसआईटी के गठन के साथ सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना एजेंडा साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एमबी शाह एसआईटी के प्रमुख होंगे। जस्टिस एमबी शाह ने जी मीडिया से खास बात की है। काला धन बाहर लाने के लिए खास एसआईटी की रचना की गई है। जस्टिस एमबी शाह जो इस पूरे एसआईटी को अगुवाई करेंगे, आइए हम बात करते हैं उनसे और समझने की कोशिश करते हैं। शाह साहब, ये बताइए कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी? अभी तो नोटिफिकेशन इज नॉट देयर। thereafter there would be a meeting of these all members and we would decide it how to proceed. जब सर ये बताइए कि खास तौर पे अगर ये कितने जिम्मेदारी आपको लग रही है, जिस तरह से ये गठन किया गया उसको कितना जिम्मेदार मान रहे हैं आप? नहीं, मैं तो जिम्मेदार तो मानता हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे तो इलीगल माइनिंग का इंक्वायरी भी की है, उसमें भी आई हैव फाउंड आउट नंबर ऑफ इलीगलिटीज एंड इट इज ऑलरेडी रिपोर्टेड। सर, ये जैसे काला धन लाने की बात है तो क्या ये स्विस बैंक से लगा के सभी जगह से हम इंक्वायरी करेंगे यहाँ से और ये इसको निकालेंगे? Wherever it is, wherever the money outside the country are kept, that would be found out. We would try to find out. तो ये थे एमबी शाह साहब और उनका ये कहना है कि आने वाले दिनों में सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी अगर काला धन होगा तो उसको बाहर निकाला जाएगा। कैमरामैन सुबोध व्यास के साथ भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद। और रेलवे में अब एजेंट्स की मनमानी नहीं चलेगी। दरअसल रेलवे बोर्ड ने टिकटों की कालाबाजारी और मारामारी पर लगाम लगाने के लिए देश भर के रेलवे टिकट सर्विस एजेंट्स के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से मुसाफिर भी
खासे खुश हैं। रेल टिकट खरीदने के लिए रेल टिकट खिड़की पर या फिर ऑनलाइन भी आपको घंटों इंतजार करने का तजुर्बा होगा। बावजूद इसके टिकट वेटिंग में मिलना या फिर बुकिंग फुल हो जाना आम बात है। ऐसे में हर कोई निर्भर करता है रेलवे टिकट सर्विस एजेंट पर, क्योंकि रेलवे टिकट एजेंट ही ऐसा शख्स होता है जो आपका टिकट कंफर्म करा सकता है। लेकिन इसके लिए एजेंट्स भारी फीस भी वसूलते हैं। पर एजेंट्स के इसी मनमाफिक रवैये और टिकटों की कालाबाजारी पर लगाम लगाने के मकसद से रेलवे बोर्ड ने भी मुसाफिरों को सहूलियत दी है। रेलवे बोर्ड ने देश भर के रेलवे टिकट सर्विस एजेंट्स के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। हालांकि रेलवे बोर्ड के इस फैसले पर मुसाफिरों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, क्योंकि अंदर उनका सेटिंग है। अभी उसको एजेंट को बोलो तो एकदम से टिकट कराता है। कल भी मैं तत्काल में उसको 5 बजे से जो है 10 बजे तक लगा, कुछ नहीं मिला उसमें। आपको लगता है किसी नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों को जैसे तत्काल टिकटें के लिए होती है या और टिकटें के लिए होते हैं, उनमें दिक्कत होती है। अभी यहाँ पे कम से कम 50 होंगे ऐसे लोग जो सीधा बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं कि टिकट यहाँ का चाहिए, पटना का चाहिए, बॉम्बे का चाहिए, हैंड टू हैंड मिल जाएगा। हम लाइन में हमें नहीं मिल रही है। हम 2 बार अभी लाइन से बाहर आ गए, फिर तीसरी बार ट्राई करके देखते हैं कि मिलेगी कि नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जब तक इंटरनल स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से सही नहीं होगा तब तक कोई स्थिति नहीं होगा। अब आज की देखिए 2 घंटे पहले और 5 मिनट पहले लिखा हुआ, अब ये स्थिति अभी 15 मिनट के बाद ट्रेन जाने वाली है। अब क्या मेरी टिकट कैंसिल हो पाएगी? ये स्थिति चल रही है, न कोई लाइन प्रॉपर चल रही है, न कुछ चल रहा है। रेलवे बोर्ड के इस फैसले से टिकटों की कालाबाजारी और मारामारी पर लगाम लग सकेगी। एजेंट्स के मुसाफिरों से मनमाफिक पैसे वसूलने की कवायद पर लगाम लग सकेगी। टिकटों की धांधली पर भी ब्रेक लग सकेगा। अब आपको पता ही होगा कि आजकल ई टिकटिंग होता है, जो हमारी IRCTC की वेबसाइट है उससे लोग टिकट लेते हैं। और एक प्रॉब्लम और रेलवे ने महसूस की है, जिसमें कि जो टिकट का टाउटिंग होता है उसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि जो ये एजेंट आते थे तो उसमें भी थोड़ा सा एक मैनिपुलेशन होता था। तो फाइनली ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। तो अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि जो RTA से जो है ये एजेंट्स हैं, इनको अब बंद कर दिया जाए। हालांकि इस बात पर यह फैसला होना काफी दिनों से पेंडिंग था, लेकिन नई सरकार के आते ही रेलवे बोर्ड ने इस फैसले पर अमल किया है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि ट्रेनों में अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। दिल्ली से सर्वेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा का कहना है कि रेलवे में भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। रेल राज्य मंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने। कई अरसों बाद यूपी से कोई रेल मंत्री बना है। मनोज सिन्हा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज सिन्हा जी, कई अरसों बाद यूपी के कोटे से सेंट्रल में कोई रेल मंत्री बना है, किस तरह की प्रतिक्रिया है आपकी? और जब भी रेल बजट होता है तो कहीं ना कहीं यूपी का जो प्रतिनिधित्व है वो ठीक ढंग से नहीं होता, रेलों के लिहाज से हो या और रेल सुविधाओं के हिसाब से हो। पीछे क्या हुआ इस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान जरूर रखा जाएगा। जी, कई महत्वपूर्ण ट्रेनें थी जो जिनका स्टॉपेज नहीं होता और कई नई रेलगाड़ियां, कई नई रेलवे लाइन बिछाने का काम पेंडिंग पड़ा है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से तेजी आएगी उस काम में? तत्काल इस पर कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता है। जी, और ये जो ट्रेन दुर्घटना हुई है, इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं भविष्य में ना हो, उसको लेकर किसी तरह कोई प्लानिंग? कल रेलवे बोर्ड के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेल मंत्री जी और हम स्वयं बैठक किए थे, और ये हम सबकी शीर्ष प्राथमिकता होगी कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हो। लेकिन एक दिन में इसका निदान कर देना संभव नहीं है, क्योंकि रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी सुधार करने की गुंजाइश है। रेलवे की वित्तीय स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, तो आने वाले समय में इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमारी सरकार पूरी तरह काम करेगी। साफ तौर पर जो रेल राज्य मंत्री हैं सिन्हा जी, इनका कहना है कि पूरी तरह से काम करने के लिए तैयार है और रेलवे से संबंधित जो भी प्रोजेक्ट हैं उनकी रेल बजट में चर्चा की जाएगी ताकि आम लोगों को रेल का लाभ मिल सके। दिल्ली से कैमरामैन अनिल चौहान के साथ अनुराग चड्ढा, जी मीडिया। पटना के प्रदीप जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक विशेष तोहफा तैयार किया है। प्रदीप ने नरेंद्र मोदी के नाम पर उनकी तस्वीरों के साथ स्टाम्प बनवाया है। खास बात यह है कि प्रदीप जैन ने इस स्टाम्प को भारतीय डाक विभाग से अप्रूव्ड भी करा लिया है। प्रदीप ने इस तोहफे को PMO भेज दिया है, जहां इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। स्टाम्प तैयार करने वाले शख्स प्रदीप जैन से बात की जी मीडिया संवाददाता
ब्रजम पांडे ने। हमारे साथ प्रदीप जैन हैं जो बताएंगे कि किस तरह से आपने इस माई स्टैम्प का कॉन्सेप्ट सोचा। ये माई स्टैम्प का कॉन्सेप्ट पहली बार 1999 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ और सिडनी ओलंपिक में वहां पर जो भी ओलंपिक विनर्स थे गोल्ड मेडल के साथ साथ उनको नेक्स्ट डे स्टैम्प देना था, तो माई स्टैम्प वहां लॉन्चिंग हुई। जब बराक ओबामा ने शपथ ली तो वाशिंगटन में उस दिन माई स्टैम्प जारी हुआ। ये बहुत बड़ा इवेंट था वर्ल्ड के लिए। बराक ओबामा ने जब उनका शपथ समारोह हुआ, इसकी लोकप्रियता है नरेंद्र मोदी जी की, तो क्यों नहीं हम लोग इस तरह का इवेंट को यहाँ पर भी माई स्टैम्प्स नरेंद्र मोदी जी की। इस स्टैम्प में देखिए फ्लावर स्टैम्प, 4 तरह की फ्लावर्स इसमें है, पेंसिया है, लिली है और डालिया है और सिनेरिया है और मोदी जी के 4 चेहरों को, मोदी जी के 4 चेहरों को चारों फूलों में हमने कैद किया है। नरेंद्र मोदी के पास पहुंच चुका है। नरेंद्र मोदी जी के पास सुशील मोदी बिहार के प्रतिनिधित्व करते हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं। मैंने उनसे आग्रह किया तो उन्होंने ये स्टैम्प एल्बम, 2 एल्बम, एक नरेंद्र मोदी जी के लिए और एक पार्टी प्रेसिडेंट राजनाथ सिंह के लिए मैं 2 एल्बम बना के मोदी जी खुद ही इसका डिमांड बढ़ रहा है और काफी लोकप्रियता हो रही है स्टैम्प की, सब लोग मांग रहे हैं। मैंने भी अपने फेसबुक में ईमेल के जरिए, ताकि इसकी उपलब्ध आसानी से लोगों को हो जाए, इसकी हमने प्रक्रिया की है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी को इन्होंने तोहफा दिया है और तोहफा वो भी बिल्कुल अलग। ये तोहफा है स्टाम्प के जरिए उनके चेहरे को हर घर तक पहुंचाना, हर पोस्ट तक पहुंचाना, और यही वजह है कि प्रदीप जैन अब इसका सीरीज निकाल रहे हैं। कैमरा पर्सन सूरज के साथ ब्रजम पांडे, जी मीडिया, पटना। और नोएडा के सेक्टर 26 में दिन दहाड़े एक्सपोर्ट कारोबारी पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और फरार हो गए। इस हमले में कारोबारी मुकेश भार्गव बाल बाल बच गए। दरअसल मुकेश भार्गव किसी काम से अपनी कार से जा रहे थे, तभी अचानक कुछ बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें वो बाल बाल बच गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और नोएडा के सेक्टर 6 स्थित यूफ्लेक्स कंपनी में एक इंजीनियर की मौत की खबर है। मृतक का नाम राकेश जैन बताया जा रहा है, जिसकी मौत कंपनी के अंदर एक बंडल से दबने की वजह से हुई है। परिजनों का आरोप है कि कंपनी की लापरवाही की वजह से राकेश की मौत हुई है। फिलहाल सेक्टर 58 थाना पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई तेज कर दी है। क्या हुआ सर एक्चुअली कंपनी के अंदर क्या तो ये है कि क्रेन थी और पीछे रोल का रैक था। और गुड़गांव के सोहना चौक पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग ने कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी को जलाकर खाक कर दिया। घटना उस वक्त की है जब गुड़गांव गुरुद्वारा रोड पर एक मारुति इको कार आ रही थी, लेकिन कार में लगी सीएनजी किट में अचानक रिसाव के कारण आग लग गई। और फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन का शेयर बाजार में निवेश बढ़ता जा रहा है। बिग बी ने स्टैम्प पैड कैपिटल के 1,10,000 शेयर करीब 110 रुपए के भाव से खरीदे हैं। ओपन मार्केट के जरिए ये शेयर 1 करोड़ 21 लाख रुपए में खरीदे गए हैं। स्टैम्प पैड कैपिटल एक ब्रोकरेज हाउस है। खबर के बाद कंपनी का शेयर साल भर के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। पिछले 1 महीने में कंपनी के शेयर में 30% का उछाल आया है। अमिताभ बच्चन के पास जस्ट डायल के भी 62,794 शेयर हैं। 2011 में इन शेयरों की कीमत 6,27,000 रुपए थी, जो अब बढ़कर 9 करोड़ रुपए हो गई है। और चलिए अब नजर डालते हैं मशहूर पत्रिका टाइम की उस टॉप 100 लिस्ट पर, जिसमें उसने दुनिया के 100 सबसे पसंदीदा हस्तियों की जगह दी है। कौन कौन शामिल है इस लिस्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कह देने के बाद भी भारतीय क्रिकेट स्टार सचिन तेंदुलकर सुर्खियों में बने रहते हैं। मशहूर पत्रिका टाइम की 100 पॉपुलर लोगों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर ने 68वां स्थान बनाया है। टाइम मैगजीन की इस लिस्ट में सिर्फ 2 भारतीय हस्तियों को जगह मिली है, जिसमें एक सचिन तेंदुलकर हैं तो दूसरे सुपरस्टार शाहरुख खान। उन्हें इस लिस्ट में 99वां स्थान दिया गया है। पसंदीदा हस्तियों की सूची में नंबर 1 पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने अपनी जगह पक्की की है। उन्होंने 65.5 का स्कोर हासिल किया है।
दूसरा नंबर भी अमेरिका से ही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 45.3 स्कोर के साथ लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। ये ओबामा के लिए अच्छी खबर है कि लगातार दूसरे टेन्योर के बाद भी वो इतने पॉपुलर हैं। कुछ और पॉपुलर पर्सनैलिटीज में पॉप स्टार शकीरा भी शामिल हैं, जो तेंदुलकर से एक पायदान ऊपर यानी 67वें नंबर पर हैं। पॉप स्टार मडोना को लिस्ट में तीसरी जगह मिली है, जबकि उनके बाद चौथा नंबर पॉप सिंगर बियॉन्से का है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लिस्ट में 27वें नंबर पर हैं, जबकि रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा 72वें नंबर पर हैं। टॉक शो होस्ट ओपेरा विनफ्रे टाइम मैगजीन की लिस्ट में 95वें नंबर पर हैं। जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान के मुखिया नवाज शरीफ भी इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। नवाज शरीफ को लिस्ट में 98वां स्थान मिला है। शरीफ को पीएम बने एक ही साल हुआ है और उनकी पॉपुलैरिटी का बढ़ना उनकी शख्सियत के लिए काफी अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इंटरनेट की दुनिया का बादशाह गूगल एक ऐसी कार बना रहा है जो स्टीयरिंग व्हील के बिना ही चलेगी। बिना ब्रेक और क्लच वाली यह कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दौड़ सकती है। गूगल ऐसी 200 प्रोटोटाइप कारें बना रहा है। इस कार में 2 लोगों के बैठने की जगह है और ये बिजली से चलेगी। इस कार की खिड़की में लगे शीशे काफी लचीले हैं ताकि हादसे की सूरत में नुकसान कम से कम हो। सेंसर्स और कंप्यूटराइज्ड टेक्निक के जरिए ये कार अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगी। कार को रोकने के लिए इसमें स्टॉप बटन लगाया गया है। और इसी के साथ मेट्रो संगम में बस इतना ही।